इमरान खान साहब, आप सरप्राइज़ की बात कर रहे थे। वो सरप्राइज़ तो इमरान खान साहब काफ़ी दे चुके हैं कि 1970 का वादा लेके 2021 तक कितना रोटी कपड़ा मकान मिला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम तहरीक अदम एतमाद लाने वाली तीन बड़ी और बुनियादी अपोजिशन की जमातें हैं जिन्हें बतौर वजीर आजम इमरान खान पर बिल्कुल एतमाद नहीं है। वजीर आजम इमरान खान को इन्हीं तीनों जमातों यानी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम पर एतमाद नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि हुकूमती इत्तेहादी जमात जो है मुस्लिम लीग काफ, जो बज़ाहिर हुकूमत से इस वक्त नाराज़ी जाहिर कर रही है, उसी अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात यानी मुस्लिम लीग नून पर एतमाद नहीं है। हुकूमत की एक और इत्तेहादी जमात यानी MQM पाकिस्तान को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद नहीं है। अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें यानी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक दूसरे पर माजी में कभी एतमाद नहीं रहा। हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जहाज भर भर कर लाने वाले जहांगीर तरीन को भी आज इमरान खान पर एतमाद नहीं है। तहरीक इंसाफ के सीनियर सूबाई वजीर रहने वाले अलीम खान भी अदम एतमाद के नतीजे में जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल हो चुके हैं और ये दावा भी कर चुके हैं कि उनके साथ ऐसे दर्जनों MPs राब्ते में हैं जो वजीर आजम के इंतहाई बाएतमाद वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर एतमाद नहीं करते। अब हुकूमती अरकान जिन्हें अपनी ही हुकूमत पर एतमाद नहीं है, इस्लामाबाद के सिंध हाउस में बैठे ये सोच रहे हैं कि आखिर किस पर एतमाद करके वो तहरीक अदम एतमाद का इस वक्त हिस्सा बने। और अगर बात कर ली जाए पाकिस्तान के अवाम की, तो शायद पाकिस्तानी अवाम को इस वक्त इनमें से किसी पर भी एतमाद नहीं है। वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत पर हर गुजरते दिन के साथ दबाव बढ़ता जा रहा है। इसकी कई वजूहात हैं, महंगाई इसमें एक बड़ा फैक्टर है। कभी हुकूमती अरकान मुनहरिफ होकर हुकूमत को सरप्राइज दे रहे हैं, तो कभी हुकूमती इत्तेहादी अपोजिशन से मुलाकात करके हुकूमत को सरप्राइज दे रहे हैं। और मौजूदा सियासी हालात पर अगर नजर डालें तो इस वक्त ऐसा लगता है कि 3.5 साल से वजीर आजम इमरान खान को घर भेजने की कोशिश करने वाली अपोजिशन शायद इस बार कोई सरप्राइज देने में कामयाब हो ही जाए। इत्तेहादियों से मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती सियासी कमेटी ने वज़ीर आज़म को बताया कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना नहीं चाहते, जिसके बाद हुकूमत ने भी नाराज़ अरकान से दोबारा राब्ता ना करने का फैसला किया है। और फिर ज़राए ऐसा भी बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने पार्टी को भी यह हिदायत दी है कि पूरी कोशिश की जाए कि मुनहरिफ अरकान को अदालत के ज़रिए ताहयात नाअहल करवा दिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से बड़ी अहम गुफ्तगू की और एक बार फिर उनको साफ साफ बताया कि वो हुकूमत छोड़ देंगे, लेकिन अपोजिशन के दबाव में आकर ना तो इस्तीफ़ा देंगे और ना ही NRO मिलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर उनकी हुकूमत गिर भी गई तब भी वो चुप नहीं बैठेंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि वो हार मानने वाले नहीं हैं। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, लड़ाई होने दें, वक्त बताएगा कि इस्तीफ़ा कौन देगा। वज़ीर आज़म ने साथ ही ये भी कह दिया कि अदम एतमाद की तहरीक की वोटिंग से एक दिन पहले वो अपने तमाम पत्ते शो कर देंगे और अपोजिशन को सरप्राइज़ देंगे, जबकि अपोजिशन पहले ही अपने तमाम पत्ते शो कर चुकी है। तो क्या वाकई इस वक्त पूरे पाकिस्तान को हुकूमत और वज़ीर आज़म की तरफ से कोई सरप्राइज़ मिलने वाला है? इसी पर गुफ्तगू करते हैं। अली गौर बलोच साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो फिरदौस शमीम साहब, पहले ज़रा ये सवाल मैं आपसे कर लूँ, क्या प्राइम मिनिस्टर कोई वाकई बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं और किस तरह का वो सरप्राइज हो सकता है? कुछ आपको इल्म है इस बारे में? अगर मैं सरप्राइज बता दूंगा तो फिर सरप्राइज कहाँ रहेगा? नहीं, नौयत आप बता दें। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर ने 10 रुपए कम किए थे पेट्रोल पर, 5 रुपए बिजली पर कम किए थे, इस तरह का कोई सरप्राइज होगा? वो कशफूर वाली कसौटी खेलेंगे कि 10 सवाल पूछेंगे, एक का सीधा साधा जवाब है। ये प्रोरोगेटिव इस प्राइम मिनिस्टर का है कि वो अपनी सरप्राइज खुद डिस्क्लोज करे। लेकिन होगा सियासी नौयत का ही, ये इतना तो आप बता सकते हैं कि सियासी नौयत का ही सरप्राइज होगा, कोई मुआशी सरप्राइज नहीं होगा। मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई और सरप्राइज नहीं हो सकता। देखिए, डिस्क्लोजर्स होते हैं और क्या होता है प्राइमरीली। हाँ, लेकिन कोई ऐसा बड़ा सरप्राइज तो नहीं है कि KP और पंजाब की असेंबलियां तहलील, वजीर आजम और तमाम MNAs इस्तीफे दे दें और फिर अदम एतमाद तक नौबत ही ना जाए? देखिए, फिर वही आपने कसौटी की बात कर ली। इसमें भी कोई आड़ नहीं है कि कोई असेंबलियां अगर तहलील करनी हो तो कर ले, खासतौर पर पंजाब की। सही। अच्छा, ये सरप्राइज खान साहब देने वाले हैं, बिल्कुल जाहिर है उन्हीं के मुंह से सब सुनना चाहेंगे।
आपको और पार्टी के बाकी अरकान को इसका इल्म नहीं है, या फिर अब क्योंकि खान साहब ने पाबंद किया हुआ कि मैं ही दूंगा तो इसलिए कोई बताएगा नहीं वक्त से पहले? देखिए, इस सूरत हाल में इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं कि शायद वो परमिटेशंस, अगर मैं अकेला इस प्रोग्राम का शरीक होता तो अगले 3 घंटे भी उस पर बात कर सकता हूँ कि इस वक्त जहां मुल्क जिस दोराहे पे खड़ा हुआ है, इससे आइंदा कितने स्टेप्स आ रहे हैं। तो ये, और कितनी जगह पे आइन जो है वो खामोश है, और आइन की इस खामोशी की वजह से कितना डिले हो सकता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऑपोजिशन जो है अपना वोट ऑफ जो कॉन्फिडेंस का मूव जो है वो वापस लेगी, तो अली गौहर साहब जवाब दें इसका, जिससे कि अगर ये वाज़ेह हो जाए कि 63A जो है उसके तहत मुनर्रिफ अरकान जो है वो वोट नहीं दे सकते, तो ये किधर खड़े? कहीं भी नहीं। फिर ये कहेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता हम उस वक्त तक वोट नहीं चाहते, तो गेम किधर जाएगा? और फिर साहब इस पर भी ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि अब लार्जर बेंच तश्कील दिया जा चुका है और आज ही जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उस लार्जर बेंच की तश्कील पर भी सवालात उठा दिए कि दुरुस्त तरीके से नहीं है। इस पर ज़रा आगे चलकर बात करते हैं। अली गौर बलूच साहब से पहले पूछ लूँ कि अली गौर साहब, ये किसी सरप्राइज़ के लिए आप लोग तैयार हैं? कोई ऐसा तुर्क का पत्ता ज़रूर है इमरान खान साहब के पास जो वो इतना पुरएतमाद हैं, परसों से इजलास शुरू होने जा रहा है, सिर्फ 1 रोज़ रह गया, तो तैयार हैं आप लोग किसी ऐसे सरप्राइज़ के लिए और अपनी नाकामी का सामना करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इंशाअल्लाह ताला तहरीक अदम-ए-एतमाद जो है ये एक आइनी और कानूनी रास्ता है, और ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के मुतालबे के ऊपर किया गया है। उस अवाम के मुतालबे के ऊपर जिसकी ज़िंदगी इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने जो है वो अजीरन कर दी अपनी करप्शन के ज़रिए, अपनी पार्टी और अपने ATM मशीनों और अपने दाएं बाएं बैठे हुए लोगों की करप्शन के ज़रिए। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब, आप सरप्राइज़ की बात कर रहे थे, वो सरप्राइज़ तो इमरान खान साहब काफ़ी दे चुके हैं। अब कौन सा सरप्राइज़ देना बाकी है? इमरान खान साहब महंगाई का सरप्राइज़ दे चुके हैं, इमरान खान साहब करप्शन का सरप्राइज़ दे चुके हैं, इमरान खान साहब जो है वो बिजली और गैस की कीमतों का सरप्राइज़ दे चुके हैं, इमरान खान साहब जो कहते थे कि करोड़ों नौकरियां मिलेंगी उसका सरप्राइज़ दे चुके, जो कहते थे लाखों घर बन जाएंगे उसका सरप्राइज़ दे चुके। तो मकसद ये है कि अब इमरान नियाज़ी साहब के पास देने के लिए और कोई सरप्राइज़ बाकी नहीं बचा। इमरान खान ने जो सरप्राइज़ देने थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब एक ही सरप्राइज़ है, और वो ये सरप्राइज़ है कि इमरान साहब जो हैं अब वापस घर जा रहे हैं, और आवाम के साथ की हुई ज़्यादतियों का अब उनको जवाब देना होगा, और उनके दाएं बाएं बैठे हुए काबीना के उन लोगों का जो कि हर कठपुतली हुकूमत के वज़ीर होते हैं और पहली साफ में खड़े हुए नज़र आते हैं। तो बाकी जहाँ तक मुनहरफ अरकान हैं वो उनकी पार्टी के हैं, वो उनकी पार्टी के ऊपर अक्सर तनकीद करते रहे हैं, और आज वो नहीं चाहते कि जब ये कश्ती उनकी डूब रही है, क्योंकि वो उनकी पॉलिसियों पर भी तनकीद करते रहे, तो वो उनके साथ खड़े होना नहीं चाहते। इसके बावजूद कि खान साहब ने उनको धमकियां दी, उनके घरों पर हमले करवा दिए, उनको गालियां दी गई, लेकिन अभी जब ये अदालत से तजवीज़ आना अभी बाकी है, अदालत जो तजवीज़ देगी, जिस तरह वजाहत करेगी मुनर्रिफ अरकान से मुताल्लिक, तो फिर उसके बाद गेम पलट भी सकता है। अगर बात ताहयात नाअहली की तरफ जाती है तो शायद ये तमाम मुनर्रिफ अरकान जो अभी मुनर्रिफ हैं ये वापस चले जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और खान साहब ने भी आम माफ़ी का ऐलान तो कर रखा है उनके लिए, तो वापसी के दरवाजे उनके पास अभी खुले हुए हैं। देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अदालत में अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी ये बयान दे कर गए, और जिससे अदालत ने भी इत्तफाक किया है कि ये इन अरकान को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। इमरान खान नियाज़ी साहब जो है वो जो धमकी देते थे कि इतने लाख बंदे इकट्ठे कर लूँगा, खैर वो तो अपने आपने देखा ना धरने के दिनों में रोज़ कितना होते थे, 50 लोग होते थे और उन्हीं पर कैमरा लगा होता था, और वो फिर कहते इतने दिनों का धरना दिया। तो बात करने का मकसद ये है कि वो अपने चंद 100 या चंद हज़ार बंदों को, वो मतलब है कि लाखों का मजमा कह ले, लेकिन वो असल में तो तमाम अरकान, ना सिर्फ के हुकूमती अरकान या मुनर्रिफ अरकान,
बल्कि वो अपोजिशन के अरकान को भी धमकियां दे रहे थे ना। अब आईनी रास्ते पर ना वो आइन पर यकीन रखते हैं, ना वो कानून पर यकीन रखते हैं। असम्बली की कार्रवाई पिछले 3.5 साल से हम कह रहे हैं कि ये जो स्पीकर साहब हैं ये इमरान खान से रात को फ़ोन पर बात करके फिर अगला फैसला करते हैं हमेशा। और कई दफ़ा उन्होंने असम्बली के जो मतलब कानूनी तरीका है, जो आइनी तरीका है, उसको बालाए ताक रखते हुए और उसको सोबताज करते हुए जो लेजिस्लेशन है वो असम्बली की बिल्डोज की इसी स्पीकर साहब ने और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत की। तो वो अब भी उनका यही तरीका है, मतलब है कि वो आइनी तरीके के साथ कोई काम। पहली बात तो ये कि जितना उन्होंने डिले किया वो इतना कर ही नहीं सकते, उसके भी उन्होंने हीले बहाने ढूंढ लिए। लेकिन ये कोई पीटीआई का दस्तूर नहीं है जो इमरान अहमद न्याजी की बात। लेकिन अली गौहर साहब ज़ाहिर कुछ माहिर कानून है ये इंटरप्रिटेशन भी कर रहे हैं स्पीकर के इख्तियारात की कि वो 14 दिन का जो वक्त होता है वो सिर्फ समन करने के लिए होता है। परसों अनवर मंसूर साहब मौजूद थे, ज़ाहिर है वो साबिक अटॉर्नी जनरल भी रह चुके, तो उन्होंने इसी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो 14 दिन का वक्त सिर्फ समन करने के लिए होता है और फिर स्पीकर आगे की डेट या वक्त का भी तयन कर सकता है, ये स्पीकर का इख्तियार है। नहीं, देखें आइन में बिल्कुल बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि इतने दिन के अंदर अंदर, उसके बाद भी होता है कि जो 5 या 6 या 7 दिन है, वो खैर दस्तूर में लिखा हुआ है, उसके अंदर अंदर आपने तहरीक अदम एतमाद निपटानी होती है। उससे आगे ये नहीं है कि आप उसको लामहदूद मुद्दत के लिए जो है वो मतलब बढ़ा दें। और दूसरी बात ये है कि आप देखें कि तहरीक अदम एतमाद तो आप भाई ये तो पिछले 3 महीने से तकरीबन भागे हुए, इन्होंने असम्बली का इजलास ही नहीं बुलाया। तो बात करने का मकसद है कि ये वैसे तो बड़े वो क्रिकेट के रेफरेंस देते हैं, हवाले देते हैं। क्रिकेट भी किसी कानून कायदे के साथ खेली जाती है, उसके भी कुछ असूल होते हैं। ये खान साहब तो आइन और कानून की धज्जियां बखेर रहे हैं और ये हर उस बात पर यकीन रखते हैं कि जो इनकी हुकूमत को, जाती हुई हुकूमत को बचा ले। अल्लाह ताला के फजल करम के साथ ये आप बात तो नहीं सकती किसी भी इनके हीले बहाने के साथ, लेकिन हम बार बार इनको आइन और कानून नहीं तोड़ने देंगे, इनका रास्ता रोकेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये इस गैर आइनी गैर कानूनी हुकूमत का सही। अब अली गौहर साहब ज़ाहिर आइन और कानून का तो है ही मामला, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमेशा से अखलाकियात पर भी बहुत जोर देते थे, रोज कहते थे, हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात करते थे। तो फिरदौस साहब ये अब अगर आपके 10-12 भी अगर मुनहरिफ अरकान इस वक्त अपोजिशन के पास जा चुके हैं और वो ऐलान भी कर चुके हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं रहना चाहते और ये हमारी तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात हैं, तो फिर कोई अखलाकी जवाज़ इस हुकूमत के पास हुकूमत करने का रहता है? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के पास रहता है वज़ीर आज़म रहने का? अदम एतमाद तो जब होगी तब होगी, अखलाकी जवाज़ क्या हुकूमत खो चुकी है इस वक्त? मुझे अरबाब साहब आपके इस सवाल से बड़ी हैरत होती है। माजी में केपी के एक इलेक्शन में पीपुल्स पार्टी का एक सेनेटर जीता, 21 अफराद के ऊपर को हमने निकाला अपनी जमात से। किस बात पे? हॉर्स ट्रेडिंग पे वोट बेचा था उन्होंने। उसकी वीडियोस सामने आ चुकी है, लेते हुए पैसे। उससे पहले बलूचिस्तान में जो कुछ किया गया वो भी सबको पता है। छांगा मांगा भी लोग भूले नहीं है और मरी भी नहीं भूले। तो ये अखलाकी जवाज उनसे पूछिए कि उनके पास कौन कौन से अखलाकी जवाज हैं। वो इस वक्त ये ऑपोजिशन का हिस्सा है। मेरे भाई अली गौहर साहब से मैं सिर्फ इतनी इल्तिजा करता हूँ कि अपने जुमलों में सच की बू आने दें। शुरू ही आप झूठ से करते। 22 करोड़ अवाम, तो 22 करोड़ में से 1 माइनस तो मैं हूँ और आपके पास 22 करोड़ अवाम नहीं साथ खड़े हुए आपके मेरे ब्रदर मोहतरम। 2.25 करोड़ वोट भी अगर आप थोड़ा भी सच, 2.25 करोड़ वोट लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 के इलेक्शन में। नहीं तो ये थोड़ा भी सच में बोलने पे यकीन रखते होते और थोड़े मोहतात होते तो कहते मेजॉरिटी। नहीं, अब मैंने आपकी बारी में अली गौर बोला नहीं। फिर जिस दिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत शुरू हुई है उसके पहले माह में इन्हें कहा किधर है वो 50 लाख घर। खुद अली गौहर ने पूछा, कभी जुल्फिकार अली भुट्टो से पूछे, रोटी कपड़ा मकान का वादा देने वाले जो इनके पार्टनर्स हैं, कि 1970 का वादा लेके 2021 तक कितना रोटी कपड़ा मकान मिला है। ये तो इनमें हिम्मत नहीं है। करोड़ नौकरी की बात पहले दिन से शुरू कर दी
कि कोई अलादीन का चिराग लेके आए थे इमरान खान। और इनमें इतनी भी सलाहियत नहीं है, इतनी भी सच्चाई नहीं है। सारी दुनिया ने मुबारकबाद दी इस्लामोफोबिया का, जो यूनाइटेड नेशन की करारदाद आई कि 15 मार्च अब ये दिन मनाया जाएगा। ये वो अपोजिशन है जिससे ये भी नहीं कहा गया कि हाँ जबरदस्त ये काम हो। सिर्फ चलिए ये भी छोड़ दीजिए, दुनिया ने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान ने कोविड को डील किया वो सबसे बेहतरीन तरीका था, या 3 बेहतरीन तरीकों में आता था। इनसे वो भी नहीं कहा जाता, वो ये अभी तक एतराज करते। क्लाइमेट चेंज के लिए जो पाकिस्तान का बिलियन ट्री सुनामी है, उससे पहले मिलियन ट्री सुनामी था केपी में, उसको पूरी माहौलियात की जितनी दुनिया है सबने सराहा। यहाँ तक कि बरतानिया के वजीर आजम ने कहा कि मैं भी ये प्रोग्राम अडॉप्ट करना चाहता हूँ, लेकिन इनके मुंह से तारीफ नहीं निकलती। इनको शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए कि 50 साल से एक डैम नहीं बना इस मुल्क में, और इस हुकूमत ने आके 10 बड़े डैमों का शुरू किया। अच्छा चलिए, सोशल वेलफेयर का जो एहसास का पैकेज है उसके ऊपर भी सारी दुनिया कहती है कि सबसे बेहतरीन पैकेज है, इससे अच्छा पैकेज नहीं आया। ये उसको भी नहीं इतराफ करेंगे। हेल्थ कार्ड के सिलसिले में एक अच्छा, जगह इस पर ज़ाहिर है फिलोसफ ये सारी आपने जो हुकूमत की कामयाबियां बकौल आपके जो गिनवाई हैं, इस पर ज़ाहिर है अली गौर साहब क्यों इसकी तारीफ नहीं करते और उनकी पार्टी ये जवाब देंगे। लेकिन अभी जो केपी, अभी जो आपने खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल दी थी कि वहाँ से 21 MPs निकाले, उन्होंने पैसे लिए थे, हॉर्स ट्रेडिंग की थी, तो यहाँ भी तो खान साहब बता रहे हैं कि हमने कितने, हम सबको जानते हैं किस किस ने पैसे लिए हैं, कितने पैसे लिए हैं, किसी ने 20 करोड़ लिए, किसी ने 18 करोड़ लिए, वो लिस्टें भी खान साहब के पास हैं। अभी तक उन लोगों को पार्टी से फिर निकाला क्यों नहीं गया? वो केपी वाली तारीख क्यों नहीं दोहराई गई? वहाँ क्या हुकूमत जाने का खतरा नहीं था? यहाँ हुकूमत जाने का खतरा है कि खान साहब तो ये कहते रहे कि मैं हुकूमत जाने से नहीं डरता, मैं तो अपोजिशन में जाकर बैठ जाऊँगा अगर मेरे लोग मेरे खिलाफ बात करेंगे। 500 लोगों को जमा कर दो और मैं चले। मैं इसका जवाब लेता हूँ फिरदौस साहब आपसे, और फिर अली गौर बलोच साहब से भी उन तमाम बातों का जवाब लूँगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस दोनों मेहमान हमारे साथ ही मौजूद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में किस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उन्होंने अपने 20 MPs को निकाला था, 21 MPs को, जिनके हॉर्स ट्रेडिंग के सबूत उनको मिले थे, उन्होंने अपना वोट बेचा था। आज जो मुनहरिफ अरकान हैं उनसे मुताल्लिक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान भी उन पर पैसे लेने के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आज भी जब उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जो भी उस तरफ जा रहा है अपोजिशन की तरफ, वो सिर्फ पैसे के लिए जा रहा है। केपी में किस तरह से 21 लोग को निकाले थे और उस वक्त क्या कहा था खान साहब ने, जरा ये सुनिएगा। तो फिरदौस शमीम साहब, ये जो खान साहब केपी में कर चुके हैं, वहां उन्होंने नहीं परवाह की कि उनकी हुकूमत गिरती है नहीं गिरती, पार्टी पॉपुलर होती है, उसको नुकसान होता है। आज वो क्यों परवाह कर रहे हैं कि अगर ये इन मुनहरिफ अरकान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकाल दिया तो ज़ाहिर है हुकूमत गिर जाती है? तो आज हुकूमत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है खान साहब के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से रियासत मदीना के असूल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रियासत मदीना में लोगों को माफ़ी का भी वक्त है, तलाफ़ी का भी है, तौबा के भी दरवाजे खुले हैं। अगर कोई शख्स अपनी गलती पे नादिम हो और तौबा कर ले तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। और ये मौका जो है केपी के भी लेजिस्लेटर्स को दिया गया था। ये इंक्वायरी पार्टी में 1 साल चली थी। ये भी ऑफ़र दिया गया था कि जो लोग ओन कर लेंगे और बता देंगे कि और एक्सपोज कर देंगे पीपल्स पार्टी के लोगों को, तो उनको माफ़ कर दिया जाएगा। तो ये जो आप है वो पूरी खबर नहीं दे रहे, जो पूरी खबर है वो मैं आपको सामने रख रहा हूँ। बात सारी ये है कि ये वक्त आ गया है कि इस मुल्क के अंदर जो इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, सिंध असेंबली में सेनेट की सीटों पे खरीदो फरोख्त हुई, बड़े वाज़े तौर पे हुई, और उसके ऊपर कोई इन्होंने नोटिस नहीं लिया। इनसे कहा गया कि शफाफ तरीके से वोटिंग करा लो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कर लो। पंजाब की पार्टियां तो मान गई, सिंध वाले नहीं माने, और सिंध में हॉर्स ट्रेडिंग हुई और पैसे भी चले।
और अभी भी चले इस वाले इलेक्शन में, जिसमें उनको जरूरत नहीं थी। अच्छा। उस वक्त भी करीम बख्श बलोच के ऊपर जो है उसने आके क्या कहा था, मुझे रखा गया, मुझे पैसे दिए गए, मुझे ये किया गया और मैं अपनी जान छुड़ा के भागा। उसके ऊपर इन्होंने इतना प्रेशर रखा कि इस दफा वो मजबूरन दोबारा जाके उनके पास गया। और इसी तरह बाकी लोगों का सूरत हाल है। सही। ये क्यों नहीं पूछता कि ये लोग जो इस तरफ आके वोट दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं? सिर्फ वो उनका जमीर जाग गया है। अगर जमीर जाग गया है तो रिजाइन कर दे, रिजाइन करके दोबारा इलेक्शन लड़े। ठीक है, फिर चलें, आए। ये पॉइंट आपका वैलिड। अली गौर साहब के सामने पॉइंट रखते हैं। अली गौर साहब, ये जितने भी लोग आपके पास आ रहे हैं, आप उनसे बोले ना कि पहले रिजाइन कर दें, रिजाइन करके फिर आपके पास आए, इलेक्शन जीत कर आए, वोट दें, हुकूमत को गिरा दें, अक्सरियत वैसी आपके पास हो जाएगी अगर ये सब रिजाइन कर देंगे तो। देखिए, जब ब्रेक आपने लिया उससे पहले भी फिरदौस शमीम साहब को आपने बड़ा तफसीलन टाइम दिया और बाद में भी आधा प्रोग्राम आपने गुजार दिया है। मैं ये गुजारिश ये करूंगा कि मतलब और अब आप सारी बातों का जवाब दें, ब्रेक से पहले वाली बातों का भी आप जवाब दें, अपना पूरा टाइम लें। फिरदौस साहब भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ आपको। जब ये बात कर रहे होते हैं तो देखिए, जवाब तो हुकूमत को देने चाहिए ना। जवाब तो हुकूमत को देने चाहिए जो 3.5 साल से लूट मार में मसरूफ है और आवाम बेचारी जो है वो महंगाई की चक्की और बेरोजगारी की चक्की में पिस रहे हैं। देखिए, गुजारिश करने का मकसद ये है कि सेनेट के इलेक्शन में इन्होंने अक्सरियत को अकलियत में बदला था और अकलियत को अक्सरियत में बदला था। ये सीन सेनेट में 2 बार हो चुका है। एक दफ़ा जब बजिंजो साहब, आपको पता है कि सेनेट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, तो तकरीबन बहुत ज़्यादा मेंबरान थे जिनको इन्होंने पैसे का लेन देन करके और मतलब है कि उसको अक्सरियत में बदल दिया था। उस बात पर मुझे बताएं कि ये वही इमरान अहमद न्याजी है ना जिन्होंने वो मैंडेट चुराया था। तो अली गौर साहब, उस पर आप लोगों ने, ऑपोजिशन की जमातों ने क्यों तहकीकात नहीं की, लोगों को क्यों पॉइंट आउट नहीं किया, उनको क्यों सजाएं नहीं दी? उसको सजाएं होती तो जाहिर है आगे कभी भी ऐसा ये रिपीट टेलीकास्ट ना होती। हम देखिए, मुझे बात मुकम्मल करने देना भाई। देखिए, बात यह है कि हमने तहकीकात की। दूसरी बात यह है कि वो चूँकि मतलब है कि सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होता है, तो लिहाजा उसमें उसकी निशानदेही करना मुश्किल होता है। वो जो KPK में खान साहब ने अनाउंस किए थे ना, उसकी भी अलग स्टोरीज़ है। उसमें बहुत सारे कुछ मेम्बरान ऐसे थे जो खान साहब की पॉलिसी से इख्तलाफ करते थे। कुछ मेम्बरान वो थे जो कि इनके इत्तेहादी थे, उस वक्त इनकी पार्टी के नहीं थे, जिनको ऑलरेडी ये टारगेट किए हुए थे कुछ लोगों को। और गुजारिश ये है कि उस वक्त जब इन्होंने सेनेट के इलेक्शन में ज़मीर ख़रीदे, तब भी इनका ये मतलब है कि ज़मीर उस वक्त तक भी नहीं इनका जो है वो जागा था। फिर इनका ज़मीर उस वक्त भी नहीं जागा था जब इन्होंने RTS सिस्टम के ज़रिए अपनी टांगा पार्टी को जो है एक अक्सरियती पार्टी में तब्दील किया। तो बात करने का मकसद ये है, एक सेनेटर इन्होंने बलूचिस्तान से, आपको याद होगा कि वो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं और उस वक्त वो स्कैंडल सामने आया था कि कितने करोड़ रुपया और कितने पता नहीं वो उन्होंने 70 करोड़ तक बात चली गई थी। और आपको पता है कि उसकी तनकीद इनकी पार्टी ने की, हमने नहीं की। हाँ, 70 करोड़ पर बात चली गई थी। उसी रुकन को बाद में इन्होंने वो मतलब है कि बनवा भी दिया, उसके मुकाबले में जो अपना बंदा था वो विड्रा करवा दिया और उसको अपनी पार्टी के वोट डलवा के वो कामयाब भी करवा दिया। तो गुजारिश करने का सिर्फ तरीका वारदात थोड़ा सा तब्दील किया, जबकि इनकी पार्टी ने उस बात पर प्रोटेस्ट किया था। गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये कहते हैं कि आप वोट खरीदे गए। बड़ी सिंपल बात है, बेशुमार मुनहरफ अरकान कुरान पाक हाथ में लेकर जो है वो हलफ दे चुके हैं कि हमने कोई पैसों का लेन देन नहीं हुआ। और इनके अपने इत्तेहादी चौधरी शुजात साहब भी इस बात को तयद कर चुके हैं कि कोई पैसों का लेन देन नहीं हुआ। इसके बावजूद ये बज़िद हैं कि इन्होंने करोड़ों रुपया लिए इनके लोगों ने। चले, इनका मौका मान लेते तो मैं जाहिर है मैं तो कोई मुनारफ अरकान में से तो नहीं हूँ। लेकिन अली गौर साहब, जाहिर है कि मैं तो ये कह सिर्फ पैसों के बदले तो नहीं वोट बेचा जा सकता ना। अगर अगले इलेक्शन में किसी ने टिकट की कमिटमेंट कर दी तो ये भी तो एक तरह की रिश्वत ही हो सकती है।
नहीं नहीं, एक तरह की रिश्वत नहीं, पैसों की बात हो रही है ना, पहले पैसों की तरफ आए फिर टिकटों की बात की तरफ भी आ जाते हैं। ये बात हो रही करोड़ों रुपए के लेन देन की, ये बात टिकटों की नहीं हो रही। जो इल्जाम लगाया जा रहा है इमरान अहमद नियाज़ी और उसके जो तर्जुमान हैं उनकी तरफ से, और जो गालियां देने वाली टीम है उसकी तरफ से, जो सोशल मीडिया पर गालियां देने वाली टीम है उसकी तरफ से, मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ। वो मुनहरिफ अरकान ने तो कुरान पाक पर हाथ रख कर अपनी सफाई दे दी। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, मुख्तसर ये कि अगर किसी ने वोट MNA का वोट इस अदब एतमाद में किसी ने भी खरीदा है तो उस पर अल्लाह की लानत। अगर बेचा है किसी ने तो पैसे लेकर बेचा है तो उस पर भी अल्लाह की लानत। जो झूठा इल्जाम लगा रहा है उस पर भी अल्लाह की लानत। और अगर किसी को टिकट मिलता है, टिकट की कमिटमेंट के बदले में कोई यहाँ पर आया है तो फिर उसका क्या फैसला होगा उसको? हाँ, अब आ जाए टिकट की तरफ, अब आ जाए टिकट की तरफ। अब गुजारिश ये है कि इनकी पार्टी के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं वो इस बात को समझते हैं, असल वजह ये है कि वो ये समझते हैं कि इमरान खान नियाज़ी ने जो सब्ज़ बाग 22 करोड़ अवाम को दिखाए थे वो सब झूठ, फ्रॉड और धोखा था। और बेबहार दफ़ा नूर आलम खान को देख लें, इसी राजा रियाज साहब को देख लें, इनकी पार्टी के बेशुमार अरकान हैं। आप इनकी असम्बली के अंदर से ज़रा बजट के ऊपर तकरीर तो निकलवाएं, आधी असम्बली उस पर तनकीद करती रही। अब वो इनकी डूबती कश्ती पर नहीं बैठ सकते। ये वो सियासी लोग हैं जिन्होंने बार बार इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने हैं। ठीक है, उन्होंने कोई इमरान खान के साथ सियासी खुदकशी करने का वादा नहीं किया हुआ है। ठीक है, चलें अली गौर साहब, अगर वो पॉइंट आपका डिटेल्स आ गया और चंद सवालात रह गए, लेकिन वक्त की चूंकि कमी है तो फिर वो अगली किसी नशिस्त के लिए उठा रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौर बलोच साहब, नून लीग से, PTI से पीस हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पाकिस्तान की मेज़बानी में OIC वज़राए ख़ारजा का 48वां इजलास बहुत ही कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। दुनिया को क्या मैसेज गया और अब ये आगे कितना फ़ाल तरीके से OIC काम कर सकेगी, एक ब्रेक के बाद इस पर मज़ीद बात करें। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की मेज़बानी में OIC वज़राए ख़ारजा का 48वां इजलास इंतहाई कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। इख्तितामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और OIC सेक्रेटरी जनरल ने बताया कि कश्मीर और फ़लस्तीन पर करारदादों से आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। न्यूयॉर्क और जनेवा में सिफारतकार मसले को मजीद उजागर करेंगे। मसले कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए सेक्रेटरी जनरल OIC ने कहा कि वज़राए ख़ारजा इजलास में इस्लामोफोबिया के हवाले से खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया है। अफगानिस्तान की माली मदद के लिए फ़ंड और खुसूसी नुमाइंदे का तकर्रुर भी कर दिया गया है। इतनी बड़ी तादाद में वज़राए ख़ारजा की आमद पाकिस्तान के लिए यकीनन एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। इससे पहले OIC इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़लस्तीन, कश्मीर, अफगानिस्तान और इस्लामोफोबिया पर बहुत ज़्यादा खुलकर बात की थी। इससे पहले भी वो कई आलमी प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह खुलकर गुफ्तगू कर चुके और अपना मौक़िफ़ मुस्लिम दुनिया के सामने कई मरतबा वो रख चुके हैं, जो इस OIC के ज़रिए उन्होंने एक बार फिर दोहराया। लेकिन OIC अब फ़ाल तरीके से मुस्लिम ममालिक का केस मजबूती के साथ लड़ सकेगी और जो जुल्म फ़लस्तीन और ख़ास तौर पर कश्मीर में हो रहा है, क्या उसको OIC के ज़रिए रोकने की कोई कोशिश की जा सकेगी? ये तमाम सवालात रखते हैं मुनीर अकरम साहब के सामने। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं। बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सर, ये ज़ाहिर इजलास तो बहुत कामयाबी के साथ हुआ, पाकिस्तान को इसका क्रेडिट भी जाता है। इस्लामोफोबिया के हवाले से पाकिस्तान ने जो पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई उसका भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट ख़ासतौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, इस गवर्नमेंट को जाता है। लेकिन OIC के इस तरह के इजलास के बाद क्या OIC अब एक फ़ाल इदारे के तौर पर काम कर रही है? जो जुल्म कश्मीर और फ़लस्तीन में हो रहा है उस पर सिर्फ आवाज़ उठाना ही काफ़ी है या कुछ और करने की ज़रूरत है? किसी चीज़ की कमी है इस वक्त OIC में? जी, मेरे ख्याल में जो कुछ हम कर सकते हैं OIC में, वो कोशिश तो हमारी बहुत भरपूर जारी है। और इस कॉन्फ्रेंस के जो नतीजे निकले हैं उससे हमारे हाथ मजबूत हो जाएंगे और हम जो प्लान ऑफ एक्शन अडॉप्ट किया गया है उसके तहत हम आगे चलेंगे। पाकिस्तान की सरबराही होगी अगले साल में एज OIC चेयरमैन, तो हमारी कोशिश होगी कि OIC की जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके तहत यहाँ यूनाइटेड नेशंस में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में
कश्मीर का जो केस है उसको ज़्यादा क्लैरिटी और मजबूती के साथ हम पेश कर सकें। सही। और मुनीर साहब, पहले चाइना के वज़ीर ख़ारजा ने इस OIC इजलास में ख़ास तौर पर शिरकत की, पहली बार शिरकत की। चाइना की OIC के इजलास में शिरकत से OIC कितनी स्ट्रेंथन हो सकती है, उसके मौक़िफ़ को पूरी दुनिया में और कितनी मदद मिल सकती है, कितना मौसर पैगाम हो सकता है OIC का चाइना के इश्तराक से? ये देखें, चाइना अब दुनिया में दूसरी ताकत है और किस मैट्रिक्स के साथ इकोनॉमी जो उनकी है वो अमेरिका के बराबर हो गई है और चाइना का बहुत एक कैपेसिटी है जो दूसरी दुनिया है, इस्लामी मुल्क हैं, वहाँ उनका बहुत बहुत कैपेसिटी है उनकी के मदद कर सकें तिजारत के थ्रू और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो उन्होंने किया है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत, तो मेरे ख्याल में बहुत पोटेंशियल बहुत है इस्लामी दुनिया और चाइना के दरमियान इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बहुत पोटेंशियल है। तो ये उनका यहाँ आना और ये डिक्लेयर करना कि चीन तैयार है इस्लामी दुनिया के साथ कोऑपरेट करने के लिए भरपूर तरीके से, ये बहुत अहम एक डेवलपमेंट थी। पहली मर्तबा है कि चीन के फॉरेन मिनिस्टर ये OIC के फॉरेन मिनिस्टर के साथ उन्होंने मुलाकात की। इसमें आई थिंक क्रेडिट गोज टू आवर गवर्नमेंट कि उन्होंने उनको दावत दी, वो आ सके और ये एक राब्ता कायम हो गया इस्लामी दुनिया और चीन के दरमियान, जो बहुत मेरे ख्याल में बहुत अहम है। सही। अब मुनीर साहब, ज़ाहिर इस्लामी दुनिया के जो दो सबसे बड़े मसले वो ज़ाहिर कश्मीर का मसला, फ़लस्तीन का मसला। अब न्यूयॉर्क में अगर इनको सफारतकारों के ज़रिए उजागर करना है, OIC में चाइना की शिरकत, फिर चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात आपस में, तो OIC को या जो मुस्लिम ममालिक के सफारतकार हैं उसके बाद अमेरिका उनकी बात को किस नज़र से देखेगा? क्या ये इन इशूज़ को वहाँ उजागर किया जाएगा तो इसको सीरियस लिया जाएगा अमेरिका और दुनिया की बड़ी ताकतों की जानिब से? देखिए, अमेरिका की अपनी खुद की नेशनल पोजीशन है फ़लस्तीन के ऊपर। जम्मू और कश्मीर पर उन्होंने बहुत कोई क्लैरिटी से पोजीशन नहीं ली हैं, पर फ़लस्तीन पर कुछ प्रिंसिपल्स को वो सपोर्ट करते हैं, पर वो प्रिंसिपल्स की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है और उसको उन्होंने ज़्यादा जोर नहीं दिया है इजराइल पर कि वो जो रेजोल्यूशन जो हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो कोशिश हमारी तो यही होगी कि सब बड़ी ताकतें हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, उनको जो बाकी मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल की, जो दूसरे यहाँ बड़े ममालिक हैं, उनको सबको समझाया जाए और जो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ उनको ले जाया जाए। ये हमारी कोशिश होगी। ये डिप्लोमेसी है, इसमें एक्टिव होना पड़ेगा, हमें ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा और एक क्लियर प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया है, रोड मैप, जिसके तहत हम चलेंगे आगे। सही। और मुनीर साहब, ज़ाहिर ये तो एक लॉन्ग टर्म प्लान है, अभी अगले 1 साल के लिए शॉर्ट टर्म प्लान पाकिस्तान और OIC के सामने क्या है और फिर उसकी स्ट्रेटजी क्या है? अगले 1 साल में क्या क्या किया जाएगा? ये अगले साल बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ जो इदारे हैं वहाँ हम रेस करेंगे, जम्मू और कश्मीर का किस्सा, फ़लस्तीन की जो कॉज है और उसको एक्टिवली परसू करेंगे और सेक्रेटरी जनरल के साथ, सिक्योरिटी काउंसिल के साथ, जनरल असेंबली की कमिटीज़ में और बाकी जो यहाँ साइड इवेंट्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, और उसके तहत हम इसको ज़्यादा इसकी इंटरनेशनल अटेंशन ड्रॉ कर सकते हैं और जो कश्मीर का जो लेजिटिमेट राइट्स हैं कश्मीरियों की और फ़लस्तीनियों की, उनको आगे बढ़ा सकते हैं। उसका सपोर्ट हम ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश हमारी होगी कि इम्प्लीमेंटेशन जो है सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस की जो प्रिंसिपल्स मानी गई हैं
उनकी इम्प्लीमेंटेशन के तहत हर मुल्क को उस तरफ चलना चाहिए। और मुनीर साहब, कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन कि अगले इस एक साल में जो दोनों डायरेक्ट फरीक हैं यानी पाकिस्तान और इंडिया, वो किसी टेबल टॉक पर आ सकें, किसी मुज़ाकरात की तरफ बात जा सके, इस तरह की चीज़ें भी हैं ऑन कार्ड्स? ये देखें, पाकिस्तान ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बहुत हमारी पोजीशन बहुत साफ वाज़ेह कर दी है, और वो ये है कि हम हिंदुस्तान के साथ भी नॉर्मल रिलेशंस चाहते हैं, पर जम्मू एंड कश्मीर का जो मसला है उसको हल करने की ज़रूरत है, उसको असूलों की तरफ तहत हल करने की ज़रूरत है। तो हमने हिंदुस्तान से यही कहा कि आप जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उसको रोकें, जो डेमोग्राफिक चेंजेस आप कर रहे हैं उसको आप रिवर्स करें, और जो आपने 5 अगस्त 2019 में जो यूनिलैटरल मेजर्स ली हैं जिसमें उनको वापस करना पड़ेगा। 5 अगस्त के जो इक़दाम भारत ने लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब में गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।